Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। आपने कांग्रेस की गाथा तो सुन ली, लेकिन इस गाथा का एक सिरा बंगाल से भी जुड़ता है, जिसके चक्कर में आईएसएफ के साथ गठबंधन के चक्कर में अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा के बीच खूब मुखामुखा हुआ। प्रशांत, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो आईएसएफ बना है, हमने कई चुनावों में देखा है कि चुनाव से ठीक पहले किसी कास्ट बेस पे या किसी रिलीजियस बेस पे पार्टियां बनती हैं, उनका बड़ा हाइप होता है। कई बार वो एक डिसाइसिव फैक्टर होती है नेक टू नेक फाइट में, कई बार नहीं होती हैं। ये जो फुरफुरा शरीफ के नाम पे सिद्दीक की पार्टी बनी है, इंडियन सेकुलर फ्रंट, आपको क्या लगता है ये बंगाल की चुनावी चौसर में कहां फिट होंगी? ममता को डेंट पहुंचाएंगी, ओवैसी का रास्ता रोकेंगी, लेफ्ट कांग्रेस को हेल्प करेंगी, या बीजेपी को अल्टीमेटली फायदा पहुंचेगा? देखिए, मुझे पहले लगता है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि ये जो पार्टी बनी है इसका सोशल बेस क्या है। क्योंकि अगर अब्बास सिद्दीकी के भाषणों को सुने लगातार पिछले कुछ समय में, तो वो बोलते आए हैं दो चीजों के बारे में, दलित मुस्लिम यूनिटी के बारे में, पिछड़ों के बारे में। पश्चिम बंगाल का जो मुसलमान है वो आमतौर पे एलीट नहीं है, और सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट भी इस बात को साफ करती है कि 34 साल के लेफ्ट रूल के बावजूद बंगाल के मुस्लिम्स में मिडिल क्लास भी नहीं डेवलप कर पाया। इस वजह से जो सबॉल्टर्न है वो मुस्लिम्स के अंदर बहुत ज्यादा है। अब अगर क्लासिक एग्जांपल के तौर पे देखें कि बीजेपी का राइज अगर बंगाल में हुआ है तो उसमें लीडर सबॉल्टर्न है, वो भद्रलोक से नहीं है। सिमिलरली मुस्लिम्स के अंदर भी सबॉल्टर्न जो इस्लाम है वो बहुत मजबूत है बंगाल। थोड़ा सा इस शब्द को खोल के बताइए, खोल के समझाने का। सबॉल्टर्न शब्द से बिल्कुल, सबॉल्टर्न शब्द का मतलब है जो पारंपरिक तरीके से एलीट लोग होते थे। जैसे अगर हम विशेष सत्तारूढ़ जातियों से आने वाले पारंपरिक लोग रूप से जमीन की बड़ी जोत वाले जो जाति समूह हैं, उनसे आए लोग नहीं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके बीच से नया नेतृत्व। बिल्कुल ठीक बताया आपने, और बेहतर तरीके से बताया। तो अगर हम इसको बीजेपी के पक्ष पे तर्ज पर समझने की कोशिश करें तो ब्राह्मण, राजपूत, इन जातियों से इतर जो दूसरी जातियां हैं उनसे जो लीडरशिप बीजेपी को मिला। अगर हम बंगाल में देखें तो नॉर्थ बंगाल में जहां पर एससी रिजर्व सीटें हैं, प्रामाणिक राजवंशी समाज के लोग, मतुआ समाज के लोग बीजेपी के लीडरशिप में आए। सिमिलरली फुरफुरा शरीफ जो इनका पूरा फॉलोअर बेस है, ये गरीब मुसलमानों का फॉलोअर बेस है। इसके अंदर ओबीसी, उसके अलावा एससी मुस्लिम्स बड़ी तादाद में हैं। अब आईएसएफ की पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो इनका गवर्निंग बोर्ड है, उसमें हिंदू भी शामिल हैं, मतलब उसमें दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं और ओबीसी मुस्लिम्स भी हैं। सिंबॉलिक? ये सिंबॉलिक है या नहीं बोलना भी बहुत जल्दी होगा। उसका कारण यह है कि पार्टी अभी बनी ही है, इसको एक राजनीतिक रूप अभी मिला है। फिर इससे पहले हम फुरफुरा शरीफ को भी समझना जरूरी है कि फुरफुरा शरीफ एक मजार है और उसके 32 पीरजादे हैं, उनमें से एक है अब्बास सिद्दीकी, इनके अलावा तोहा सिद्दीकी हैं। आमतौर पर ये जो मजार है ये किसी राजनीतिक पार्टी या गठजोड़ का कभी ऑफिशियल हिस्सा नहीं बना है। अब तक ये एक लंबे समय तक सीपीएम को समर्थन करते आए थे, उसके बाद ये तृणमूल कांग्रेस जो पावर में थे उनके साथ अलाइनमेंट हो जाता था। लेकिन अब ये एक पार्टी की शक्ल में आए हैं जिसको ये अलायंस बोल रहे हैं, और अब्बास सिद्दीकी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात भी बोल रहे हो, किंग मेकर बनना चाहते हैं। खैर, ये है इसका पूरा सोशल जो डायनामिक है, और उसके बीच में यही लेफ्ट कांग्रेस जो अलायंस अभी बना है वो यही बात बार बार कह रहा है कि कोई रीजनल रिलीजियस अलायंस नहीं है, लेकिन फॉलोअर बेस पूरा रिलीजन पर आधारित है। ब्रिगेड मैदान की रैली में साफ हो गया था, बिल्कुल साफ हो गया था वो। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिस पे लेफ्ट कांग्रेस प्ले करना चाहता है, लेकिन लोगों के बीच जो मैसेज इसका गया है वो क्लियर है कि सेक्युलरिज्म के सवाल पर एक कॉम्प्रोमाइज पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है। प्रशांत, जब आप ये बात कह रहे हैं, हमारे एक मित्र हैं, कॉलम भी लिखते हैं, पत्रकार हैं, रोशन किशोर, उन्होंने बंगाल में लेफ्ट के डिक्लाइन पर एक आर्टिकल लिखा। इज इट अ हिस्टोरिकल ब्लंडर? जैसे ज्योति बसु का प्रधानमंत्री न बनना एक हिस्टोरिकल ब्लंडर, आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि एक शख्स है जो महिलाओं के बारे में भद्दी बातें बोलता है मंच पर,
जो कट्टरपंथी है, आप उसके साथ लेफ्ट अपने आप को अलाइन कर रहा है। हाउ विल यू जस्टिफाई दिस? अभी प्रोफेसर मुखर्जी भी जब हम लोग कांग्रेस बात कर रहे थे तब यही बात कह रहे थे कि आप माइनॉरिटी के कम्युनल एलिमेंट्स के साथ एंगेज करके फिर आपकी वो आइडेंटिटी नहीं बचती। देखिए, लेफ्ट की अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें, महाराष्ट्र के अंदर लेफ्ट का थोड़ा बहुत बेस है, कुछ कुछ पॉकेट्स में, आदिवासी पॉकेट्स में बेस है। इसके अलावा भंडारा गोंदिया उधर वाले बिल्कुल उस रीजन में जो अपना नांदेड़ वाला इलाका है वहां है। उसके अलावा थाने पालघर वाला इलाका, वहां पर भी एक बेस है। तो लेफ्ट पार्टीज का महाराष्ट्र के अंदर अलायंस होने वाला था प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से, लेकिन प्रकाश अंबेडकर AIMIM के साथ अलायंस कर लेते हैं। इस वजह से वहां पर CPM उस अलायंस को तोड़ देती है। ये उनका सवाल होता है कि MIM के साथ हम नहीं जाएंगे। मैं पश्चिम बंगाल में अभी गया था और CPM के दफ्तर भी गया था। वहां सबसे बड़े नेता लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बोस से मेरी बात हुई। विमान बोस जी से उनसे मैंने पूछा तो उनका कहना था कि देखा, हमने अब्बास सिद्दीकी को बहुत अच्छे से बता दिया है कि अगर नीम के साथ कोई अलायंस होता है, AIMIM के साथ कोई अलायंस होता है, तो हम उस अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरा जो उनसे अगला सवाल था कि AIMIM और फुरफुरा शरीफ की जो पार्टी ISF है, इसमें आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तो उनका जवाब था कि देखो, ये सबॉल्टन्स की पार्टी है, एक क्योंकि इसमें छोटी जाति के नेता हैं, दूसरा सारे मुसलमान नहीं है, उसमें हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, OBC भी हैं। तो ये जो लेफ्ट ये बात कहना ये अपने आप को, दिस इज हाउ दे कन्विंस themselves, बट आई विल टेल यू ग्राउंड इनसाइट्स। मैं पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में था और उस समय ये अलायंस क्लिंचिंग की बात चल रही थी। उससे पहले तो बहुत सारे डेलिब्रेशंस हो रहे थे, तो हर पार्टी के लोगों से हम बात कर रहे थे। वहां पर लेफ्ट पार्टी के कुछ ऐसे लोग जो पार्टी के अंदर बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्होंने बातचीत में, मतलब कैमरे पर ना बात करने की शर्त में, नाम ना बताने की शर्त में, ये जाहिर किया कि ये एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि सेक्युलरिज्म के सवाल पर एक बड़ी चीज थी जिसको लेकर लेफ्ट कंसिस्टेंट रही थी। और इनफैक्ट आप रोशन किशोर के आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने डेटा से भी थोड़ा एक्सप्लेन करने की उसको कोशिश की है कि किस तरह से डिक्लाइन हुआ। अब हिस्टोरिकल ब्लंडर होगा या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन क्यों लेफ्ट ने ये काम किया ये मैं जरूर बता सकता हूं। ये क्योंकि ग्राउंड पे देखने के बाद चीजें समझ आती हैं। तो पश्चिम बंगाल में बखूबी मुसलमानों को ऊपर उठाने के लिए, उनका स्तर ऊपर करने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने कोशिशें की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कोशिश अपीजमेंट की तरह ज्यादा दिखने लगी। ये एक, और बीजेपी ने प्रचारित भी कि इसमें कोई दो राय नहीं। अब हुआ क्या इससे कि मुस्लिम्स के अंदर एक एलीट डेवलप हुआ, जो सत्ता की सारी जो मतलब सत्ता से जो रॉन्ग एलिमेंट्स हो ना, जिससे आप फायदा ले सकते हैं, वो चीज वो कुछ खास एलिट्स ने लिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, हम मोगराहाट पश्चिम विधानसभा में थे। मोगराहाट विधानसभा क्षेत्र है गियासुद्दीन मोल्ला, वहां के माइनॉरिटी मिनिस्टर जो स्टेट के चार्ज है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में हम गए। वहां पर हमें ऐसे बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स मिले जो साफ तौर पर आमफान का जिक्र कर रहे थे कि करप्शन में जिनके बड़े बड़े घर हैं उन सबको पैसा मिल गया, हमें पैसा नहीं मिला। जो चक्रवात आया था, बिल्कुल। गियासुद्दीन मोल्ला से मेरी बात हो रही थी, हम खास जमीनी हकीकत शूट करने गए थे और उनसे बात होते तो उन्होंने भी ये बताया कि आमफान के अंदर दिक्कतें हुई थी कि कुछ नेताओं के खाते में पैसा चला गया, तो जो नेता के इर्द गिर्द लोग हैं उन्हीं को फायदा पहुंचा, कोटरी बिल्ड हो गई। इससे क्या हुआ, मुस्लिम्स का जो पुअर सेक्शन था उसके पास सही मायने में किसी तरह का एडवांटेज नहीं पहुंचा। तो वो डिसएंचेंटेड है तृणमूल कांग्रेस से, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो लेफ्ट कांग्रेस अलायंस का ऑप्शन नहीं मानता है, क्योंकि वो उन्हें हराते नहीं दिख रहे हैं भाजपा को। ये बीजेपी वर्सेस टीएमसी अगर पोलराइज होता है, चुनाव बाइनरी बनती है। एक नंबर 1, नंबर 2, उनके अंदर हमेशा से एक सेंटिमेंट रहा है कि वो प्रोटेक्टेड। लेफ्ट के रेजिम में जो एक चीज हुई थी पश्चिम बंगाल में, वो ये थी कि दंगे नहीं भड़कने दिए गए थे, तो वो प्रोटेक्टेड फील करते थे और उनको ऐसा ही लगता है कि ममता बनर्जी ये प्रोटेक्शन उन्हें अब तक देती आई हैं। तो ये एक बड़ा एस्पेक्ट। और बीजेपी लेकिन इसको प्रशांत दूसरी तरह से व्याख्यात कर रही है कि जिसको आप कह रहे हैं ममता प्रोटेक्शन, वो पंचायत चुनाव के तमाम विजुअल्स, तमाम हवाले देख के कि प्रोटेक्शन नहीं है, गुंडई की खुली छूट है। बिल्कुल। आप इसको ऐसे व्याख्यात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं जिन इलाकों में ये लोग मेजॉरिटी में हैं। बिल्कुल। लेकिन वो जब मैं अपनी बात में वापस जाता हूं, जो डिसएंचेंटेड तबका है मुसलमानों के अंदर, जो बाध्य होकर ममता बनर्जी को वोट दे रहा है, इस वजह से नहीं क्योंकि वो चाहता है, लेकिन उसके पास
There's no alternative. और देयर इज नो अल्टरनेटिव, एब्सोल्युटली। ऐसे में आईएसएफ का रोल आता है और अब्बास सिद्दीकी उन्हीं की बात करते हैं, तो होगा क्या, किसको फायदा पहुंचाएगा? अगर 1 या 2% भी ऐसे मुसलमान लेफ्ट कांग्रेस या इस अलायंस को वोट करेंगे, तो जो कंसोलिडेशन है, जो 2019 के चुनाव में जब ममता बनर्जी का 3% वोट बढ़ा था, वो क्या हुआ था कि लेफ्ट कांग्रेस के अंदर बहुत खेमे से उनको हुआ था, मगर जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट था उसमें वो था कि मुसलमान पूरी तरह से शिफ्ट हो गए थे, एन मास शिफ्ट हुए थे। वो जो एन मास शिफ्ट था, अगर वो थोड़ा भी सफर करता है तो 20 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मार्जिन महज 1000, 1500, 2000 का। और वैसे भी लोकसभा चुनाव की टैली की बात करें तो बीजेपी वाज 40% प्लस एंड दे वर अराउंड 43, 44, 43 एंड 46, बहुत बहुत करीबी मामला था। अच्छा, एक तो ये बात हो गई प्रशांत, आईएसएफ फैक्टर की बात की, एंड बिफोर वी प्रोसीड टू टीएमसी एंड बीजेपी एंड कांग्रेस फॉर दैट मैटर, क्या लेफ्ट की, अभी हम लोग कांग्रेस की रिवाइवल की संभावनाओं की बात कर रहे थे, क्या दिखता है लेफ्ट का रिवाइवल? क्योंकि जो आई माइट साउंड ब्लंट, मैं थोड़ा सा असभ्य दिख सकता हूं, जिन नेताओं को हम आज से 20-30 साल पहले देखते थे, वही विमान बोस, वही सूर्यकांत नाम है, क्या नाम? सूर्यकांत मिश्रा, जो खुद विधानसभा हार गए थे पिछली बार, वही सारे लोग हैं। तो वो नई जमात कहां है? क्या इस तरह कोई संभावना है कि जो नई पौध है वो जाए और झंडा गाड़ दे और क्लेम कर दे? ये जो बूढ़े लोग हैं, ये अपनी राजनीतिक रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए जो भी टैक्टिक्स, अब इनके अंदर वो ऊर्जा चुक गई है, दे डू नॉट हैव। और एक आप देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है बंगाल में आज नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, पोस्ट ममता बनर्जी फिर से एक बीजेपी वर्सेस वैक्यूम पैदा होगा, जिसको लेफ्ट क्लेम कर सकता है, भरने की कोशिश कर सकता है, बशर्ते ये ओवरहॉलिंग हो, जिसकी फिलहाल तो संभावना नहीं दिखती। जो इनका यंग कार्डर है वो कैसा नजर आता है? आर देयर यंग लीडर्स? देखिए, अब इसमें हमें एक बीच का सेक्शन है जो हम छोड़ रहे हैं, जैसा आपने जिक्र किया, विमान बोस जो तब थे वो आज भी हैं, जो सूर्यकांत मिश्रा तब थे वो आज भी हैं। बीच में क्या हुआ? बीच में जो हुआ वो बहुत अजीब था। जो बीच में हुआ वो ये था कि जो यूथ लीडर्स इनके आए या स्टूडेंट लीडर्स इनके आए, उन्होंने तो स्ट्रगल देखा ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ सत्ता की मलाई देखी कि सत्ता कैसे चलाते हैं। तो मैनेजेरियल चीजों में वो बहुत दुरुस्त हुए, लेकिन मूवमेंट जिसका बेस है लेफ्ट का, जिस आधार पर लेफ्ट पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई थी, जब हम पश्चिम बंगाल में घूमते हैं या लोगों से बात करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि आपने क्यों 34 सालों तक वोट किया? हम जंगल महल इलाके में थे, या हम कुमार ग्राम नाम की एक सीट है जो भूटान बॉर्डर है, भूटान दिखता है वहां से, तो हम कुछ आदिवासियों से बात कर रहे थे, मैं क्यों वोट किया आपने? कहता है कि हम, मेरे पूर्वजों ने कभी जमीन नहीं देखी थी, लैंड रिफॉर्म्स जो लेके आए थे ज्योति बाबू, लेकिन लैंड रिफॉर्म के बाद का जो तबका था, जहां जॉब क्रिएशंस का सवाल था, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल था, उस प्लैंक पे पूरी तरह से आप उड़ जाते हैं। जमीन से आए थे, जमीन पे ही गए, जमीन पे ही गए। अब हुआ क्या? सवाल क्या आया कि डिजेक्शन यूथ के अंदर एक आ गया, और जो यूथ लीडर्स इमर्ज किए, आप देखिए ऋतुब्रतो बैनर्जी एसएफआई के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो आजकल अलीपुरद्वार में टीएमसी के इंचार्ज हैं। ऋतुब्रतो बैनर्जी राज्यसभा में भी पहुंचाए गए थे। ब्रतिन सेन गुप्ता 1998 के समय में, जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए थे। तो जो यूथ उस समय का जो डेवलप हुआ, प्रसेनजीत बोस को निकाल दिया पार्टी से, प्रसेनजीत बोस को निकाल दिया गया, लेकिन अभी एक बदलाव है, उसको कबूल करना चाहिए। वो ये है कि यंग लोगों को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो बड़े नेता जिनके आप जिक्र कर रहे थे, वो ग्राउंड पे नहीं है, ग्राउंड पे वही हैं जो अब पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी की सरकार से मुकाबला कर रहे हैं। और मुकाबला ऐसा नहीं, हम बहुत ऐसे लोगों से मिले जो 5-5, 6-6 साल अपने घर नहीं वापस जा पाए थे। तो रिवाइवल की उम्मीद बची है अभी, रिवाइवल की उम्मीद, क्योंकि ये बड़ा हिस्टोरिकल और एपिक डाउनफॉल दिखता है कि जो 2011 तक सत्ता में था, वो 2016 के चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है। मतलब ये छीछा लेदर की पराकाष्ठा है। बिल्कुल है। और ये भी देखिए कि साथ में आज जो बीजेपी है, उस बीजेपी के अंदर ये भी बता दूं आपको कि बड़े बड़े सीटों से जो मंत्री बनेंगे, उसमें लेफ्ट फ्रंट के बहुत सारे लोग होंगे जो लेफ्ट, और नहीं, इनमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो तृणमूल चले गए, तृणमूल से आए, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने सीधे सीपीएम से या और लेफ्ट पार्टियों से बीजेपी की तरफ मूव किया। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको देता हूं, खगेन मुर्मू जो मालदा से होते थे, विधायक जीते थे 2016 में, 19 में सांसद बने,
मालदा बीजेपी दक्षिण के टिकट से। बीजेपी के टिकट से। तो ऐसे तमाम उदाहरण मालदा की 2 सीटें थी, एक बीजेपी जीती, वो यही सीट थी। जी जी बिल्कुल। तो ये जो वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब एकदम यहाँ से चल के घूम के यहाँ सीधे आप क्यों हुआ है ये भी समझना है ना, क्योंकि कास्ट बेस शिफ्ट कर गया है। तो लीडर जो सत्ता की मलाई काटा है पिछले 25 सालों में, जिसने खुद को एक विधायक के अलावा और कुछ देखा नहीं है। उदाहरण के तौर पे महुआ मोइत्रा ने 2016 के विधानसभा चुनाव में एक बहुत मुश्किल सीट जीती थी। कैसे मुश्किल? 2011 में बहुत बड़ा वेव था सीपीएम के खिलाफ, लेकिन करीमपुर की जो सीट है वो फिर भी सीपीएम जीतती है। समर घोष नाम के एक हेडमास्टर, पुराने शिक्षकों की इज्जत होती है, और बंगाली समाज में शिक्षकों की और भी ज्यादा इज्जत है। समर घोष को महुआ मोइत्रा एक फॉरेन रिटर्न हराती हैं चुनाव 16 में हाँ बिल्कुल 16 में हराती हैं चुनाव। कैसे हराती हैं? गांव के एक घर में जाती हैं, ग्राम में जाती हैं, लोगों से बात करती हैं। समर घोष हार जाते हैं। कुछ समय बाद समर घोष बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उस 2019 में महुआ मोइत्रा वो सीट छोड़ देती हैं। समर घोष उम्मीद करते हैं कि उनको टिकट मिल जाएगा बीजेपी से, उनको नहीं मिलता है और वो सीट बाईपोल में तृणमूल जीत जाती है। लेकिन अब ऐसा, मतलब वहां जो उनकी गलियारों में चर्चाएं हैं, सीट में चर्चा होती है लोकल कि समर घोष बीजेपी से करीमपुर से लड़ेंगे, करीमपुर से उम्मीदवार हो सकते हैं। समर घोष का एक बहुत अच्छा इमेज है, बीजेपी उस पर कैपिटलाइज करेगी। सिमिलरली चाकदा एक ऐसी सीट है जहां से लेफ्ट फ्रंट के रेजिम में मिनिस्टर रहे विधायक उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम सीट होंगे जहां पे इन्होंने अपने जमे जमाए नेताओं को गंवा दिया क्योंकि कास्ट बेस शिफ्ट किया है। अब जब कास्ट बेस शिफ्ट कर रहा है, राजवंशी वोटर जो हैं वो सीधे कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट करेंगे। अब मतुआ समाज की बात करें, ठाकुर पे तो खूब चर्चा भी खूब हो रही है। अच्छा चलिए, अब लेफ्ट से अब हम लोग चलते हैं टीएमसी की तरफ। हाँ, टीएमसी ने 291 सीटों पर अनाउंसमेंट कर दिया है जी। दे लुक वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब 2016 से पहले ये सोचा नहीं जाता था कि टीएमसी बिना किसी बड़े साझेदार के चुनाव लड़ेगी। या तो भाजपा के साथ चुनाव लड़ते थे 98 ऑनवर्ड्स, या फिर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े। जब सत्ता में भी आए थे तब कांग्रेस के साथ आए थे। डज दिस शो कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बिल्ड कर ली है और वो डिपेंडेंट्स पे नहीं रहना चाहते हैं कि ये जैसे जो चीज कही कि आरजेडी ने इतनी सीटें बिहार में कांग्रेस को दे दी थी, इतनी लेफ्ट को दे दी, इसलिए कमजोर पड़ गया दावा, वैसा कुछ डज द शो कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस चुनाव में? ममता बनर्जी बहुत शार्प हैं। ममता बनर्जी इस मामले में, देखिए पश्चिम बंगाल में जब आप ये बात कह रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी तो कांग्रेस पार्टी के साथ आई थी, उन्होंने चुनाव उनके साथ लड़ा था। लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि 2016 में जिस कांग्रेस पार्टी ने 44 सीट जीती थी, नंबर शायद मैं गलत कर सकता हूँ, 42 या 44 था, उसमें से करीब करीब आधे से ज्यादा नेता आज टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पे 2011 में जीते थे सौमित्र खान, टीएमसी गए और भाजपा में आ गए, टीएमसी से सांसद बने। 2019 में उसी सीट से भाजपा से सांसद बन गए। तो जो डिफेक्शंस करवाने में ममता बनर्जी चैंपियन रही। मतलब ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को अंदर से सेंध मार मार के अपने खेमे में लेके आई और अपना, मतलब वो 1 पर्सन इन कमांड जो होता है। जैसे हमने एक और चीज महसूस की बंगाल में, जब हम जमीनी हकीकत कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पे, तो हमसे बात करने को लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे कोई नहीं राजी हुआ। ऑन कैमरा पार्टी लीडरशिप, हमने कानून मंत्री के साथ करीब 45 मिनट बिताया उनको कन्विंस करने में। हमने राज्य के उनके, कौन है कानून मंत्री? फिरहाद हकीम? नहीं, फिरहाद हकीम नहीं है, कानून मंत्री हैं मोलॉय घटक, आसनसोल से हैं वो। तो 45 मिनट बिताया। इसके बाद हम उनके नवान्नो हेडक्वार्टर में पहुंचे। वहां पर मुख्य सचिव हो या होम सेक्रेटरी हो, कोई बात करने को राजी नहीं है। हमें टहलाते रहे, घंटे हमारा बर्बाद किया। इससे हमें एक चीज समझ आया कि बात सिर्फ करेंगी ममता बनर्जी। और ये बात हमें मोलॉय घटक ने बोली भी कि मुझे परमिशन लेना पड़ेगा बोलने के लिए, मंत्री जी को परमिशन लेना पड़ेगा बोलने के लिए। तो ममता बनर्जी का कमांड है, वो किसी की बात नहीं सुनेंगी। जैसे अनकंडीशनल लॉयलिटी कांग्रेस में बात हो रही थी ना, तो अनकंडीशनल लॉयलिटी टुवर्ड्स ममता बनर्जी एक फैक्टर बंगाल में बन जाता है। तो ये सीटों का ऐलान अगर हम देखें तो ये बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इस ये से है, शिवसेना जो हर बार पश्चिम बंगाल में कैंडिडेट देती थी, इस बार ममता को समर्थन करे। एनसीपी, आरजेडी। आप एक और एडिशन इसमें कर दीजिए, भाकपा माले ने ममता बनर्जी को सपोर्ट एक्सटेंड किया है। भाकपा माले लेफ्ट अलायंस का हिस्सा नहीं है।
और ममता बनर्जी ने अपने आज जब वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने दीपांकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के महासचिव हैं, उनका नाम लेते हुए उनको धन्यवाद दिया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। अच्छा, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के कैंडिडेट्स पर भी मुझे लगता है बात करनी चाहिए। हम बता दें कि पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में 68 सीटें अनुसूचित जाति और 16 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अब ममता बनर्जी के कैंडिडेट की प्रोफाइल अगर हम देखें तो 50 महिला कैंडिडेट दिए हैं उन्होंने, 42 मुसलमान कैंडिडेट दिए हैं, और अगर हम एससीज की बात करें तो 68 सीटें रिजर्व्ड है, लेकिन उन्होंने 79 एससी कैंडिडेट्स दिए हैं, और 16 ट्राइबल सीटें रिजर्व्ड है, लेकिन 17 एसटी कैंडिडेट्स दिए हैं। अब अगर मुसलमान वाले फैक्टर पे बात करें तो देखिए ये डामाडोल आपको देखने को थोड़ा सा यहाँ मिलेगा। मतलब अगर हम 2011 के सेंसस के आधार पर जाते हैं तो करीब करीब 27% मुस्लिम वोट बंगाल, 11 का सेंसस है उससे कुछ इजाफा हुआ होगा, लेकिन सीट सिर्फ 42 दी गई है मुसलमानों को। तो ये भी वहां पे भी एक टीना फैक्टर आ जाता है कि जाएंगे कहां, बहुत ही भदेस लहजे में। और 25 अपने सिटिंग एमपी एमएलएस को टिकट नहीं मिला है। 25, द नंबर इज नॉट स्मॉल, ऑलमोस्ट नंबर इज नॉट दैट बिग एज वेल, बट 10% ऑफ योर टोटल ये ना, मतलब अपने अगर बंगाल में हम सीटों की बात करें। अच्छा, 25 ये हो गए और 5-10 तो वैसे ही चले गए, पहले ही चले गए, उनका तो सवाल ही चला गया होते हुए, तो नंबर इज नॉट स्मॉल। दूसरा, अमित मित्रा फाइनेंस मिनिस्टर को टिकट नहीं दिया गया है। तो ये सब बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं जो वैसे क्यों ही वो सपोज्ड टू बी वेरी क्लोज, उनको तो दिल्ली से वापस कोलकाता ही शिफ्ट किया। तो बहुत सारी बातें हैं, मतलब अब क्या है इसके क्रक्स में ये तो नहीं समझ आ रहा है। पार्टी की जो ओवरहॉलिंग हुई है पिछले दिनों में, बहुत सारे बड़े नेता, कई लोग इसको आप ओवरहॉलिंग कह रहे हैं, कई लोग इसको अभिषेक बनर्जी करण भी कहते हैं। हाँ, अभिषेक बनर्जी करण है। और मैं अगर अभिषेक बनर्जी के पीछे जो कर रहे हैं ये सब कुछ, प्रशांत किशोर है, हम सब जानते हैं। और मतलब इनका एक ऐसा है कि इनको लेकर बड़ा रिजेंटमेंट है। और रिजेंटमेंट क्यों है? क्योंकि ममता बनर्जी एक तरफ बीजेपी पे हमला कर रही है कि बाहरी बाहरी बाहरी, बोर्गी बांग्ला में शब्द है ना, बोर्गी बोलते हैं, लुटेरे आ गए, लुटेरे आ गए बांग्ला में, उसको बोर्गी का मतलब लुटेरे हैं वो बेसिकली, मराठों के समय से चल रहा है। तो ये जो पीके हैं ये खुद आउटसाइडर हैं, तो लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं जब आप आम नॉर्मली बात करेंगे। इज इट बिकॉज की जो एक स्टेटस को मेंटेन हो गया था उसको इन्होंने थोड़ा सा ध्वस्त किया है टू काउंटर बीजेपी? क्योंकि प्रशांत किशोर का ये कहना रहता है कि भाई जो जहां की जो डोमिनेंट कास्ट है ओबीसी की, आप उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं अपने टीएमसी के स्ट्रक्चर में, तो वो तो बीजेपी की तरफ जाएंगी। तो उन्होंने स्टेटस को बोले हमने तोड़ दिया, तो जो लोग मलाई खा रहे थे वो नाराज हो गए। एक वो है। दूसरा इसका एक बड़ा कारण है कि इंडिपेंडेंस जो इलाके में होता था एमएलएस को या मंत्री को अपने काम करने का, उस पर एक रोक लगाई गई है। और ये बात मतलब ऑफ द रिकॉर्ड हमें कई नेताओं ने बोला कि हमारे मूवमेंट्स, हमारी सारी चीज़ें, हमारी कैंपेन, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ नहीं जाएंगे, हमारे भाषण का आउटलाइन, ये सब कुछ तय किया जा रहा है। मीटिंग की खूब चर्चा होती है जो कोलकाता में हो रही थी, और एक विधायक जी बहुत फुरफुर कर रहे थे, तो उनको तस्वीरें दिखा दी गई कि ये आपका पुराना घर था, ये आपका नया घर है, आपके इर्द गिर्द के लोगों की झोपड़ियां अभी भी झोपड़ियां हैं, आपने किला खड़ा कर लिया है, इसीलिए पार्टी का किला ध्वस्त हो रहा है। हाँ। तो ये है एक। और दूसरी बड़ी चीज़ है, बहुत बड़े नेता ने टीएमसी के हमसे कहा कि मैंने 45 साल काम किया है पॉलिटिक्स में, 45 साल, मुझसे आकर कोई मेरे विधानसभा के बारे में 1.5 घंटा इंटरव्यू लेगा और मुझे बताएगा मुझे क्या करना है और नहीं करना है, ये कबूल करना ही तो मेरे अहम को चोट पहुंचती है इस बात से। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और ये जो मैसेज है ना, ये भले ऑन कैमरा कोई ना बोले, लेकिन सोसाइटी में परकोलेट डाउन करता है। इस वजह से पीके को लेकर जो नेगेटिव इमेज क्रिएट हुआ है वो बड़ा, देखिए ये बिल्कुल वैसा होता है, नथिंग सक्सीड्स। जीत गए तो कहा जाएगा देखो देखो बहुत बढ़िया किया, हार गए तो ठीक रहा फूटेगा। और प्रशांत तो कह ही चुके हैं कि अगर बीजेपी 100 पार करती है तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। टीएमसी से अब हम विल कीप डिस्कसिंग दिस, और ग्राउंड पे भी बीजेपी की तरफ चलते हैं। बीजेपी की पोजीशन अभी कैसी दिख रही है, द चैलेंजर? मेरी समझ से बहुत लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैंने हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैप करते हुए उसमें जो
आप मोटा माटी अभी आपके 2 दौरे हो चुके हैं। हाँ, 2 दौरे हो चुके हैं बंगाल के, और कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसके आधार पर हमने लोगों से बात की है, उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी इज वेल अहेड ऑफ द हाफ वे मार्क। That's a very tall claim, Mr. मुखर्जी। वेरी टॉल क्लेम हो सकता है, बट ये हो सकता है मेरी समझदारी कम हो, लेकिन मेरी जितनी सीमित समझदारी है या समाज को जितना सीमित तरीके से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ये चीज देखने को मिल रही है। बिल्कुल ये अर्बन सेंटर्स में आके ये नैरेटिव बिल्कुल बदल जाता है। अगर मैं रूरल में यू आर सेइंग कि बीजेपी को एक एज है, बहुत बड़ा एज है डेमोग्राफी, और अर्बन में वो उल्टा हो जाता है और टीएमसी को एज बिल्कुल नजर आता एक, है। और दूसरा वो डिपेंड करता है कि मुस्लिम वोटर्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। तो अगर इट्स नॉट थिन स्प्रेड, इट्स नॉट थिन स्प्रेड, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम उत्तर दिनाजपुर से लेकर फरक्का तक आते हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद बेसिकली, वहां तक आते हैं ना, तो आपको लगेगा कि लेफ्ट कांग्रेस का भी है स्टेट के अंदर, मतलब बोलचाल खासतौर पे उस बेल्ट में, सिर्फ उस बेल्ट में। और जहां जीत भी लेफ्ट कांग्रेस, वहां पर सीटें भी जीतेगी, ऐसा नहीं है नहीं जीतेगी, वहां पर जीतेगी भी। तो ये एक बेल्ट है। अच्छा, कुछ इंडिविजुअल सीट्स हैं जहां पर आपको बड़ा आश्चर्यचकित होंगे, आपकी सीपीएम के लीडर का नाम चारों तरफ सुनने को मिलेगा। सिलीगुड़ी एक ऐसी सीट है। सिलीगुड़ी सीट में बाईचुंग भूटिया, जो टीएमसी से सांसद तक रह चुके हैं, उन्होंने अशोक भट्टाचार्य को समर्थन एक्सटेंड किया है। क्या बात है। वैसे ही दमदम नॉर्थ नाम की एक सीट है, वहां पर दिखेगा। तो बीजेपी का क्या गेम वर्क कर रहा है? एक तो लंबे समय से, मतलब दशकों से संघ वहां पे काम कर रहा है, एक तो वो फैक्टर है। ये फैक्टर मुझे लगता है कि लोग मतलब इसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, मेरी समझदारी से। ये वो बड़ा फैक्टर पश्चिम बंगाल में नहीं है। बीजेपी संघ के बगैर मेहनत के पश्चिम बंगाल के अंदर उभरी है, इसका बड़ा आई वुड लाइक टू डिसएग्री। हाँ। संघ का क्या है, मतलब चूंकि मैंने उनकी वर्किंग को क्लोजली देखा है, दिखता नहीं है वो। जैसे लड्डू की जो गोंद का लड्डू होता है, आपको गोंद नहीं दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखेंगी, वो बांध के रखना। तो वो जो एक बेसिक बेस या एक पैरेलल सिस्टम है, और अभी भी आपको जो वहां पे संघ के सिपहसालार है अरविंद मेनन जी, जो वहां पे है, तो सब लोगों को कैलाश विजयवर्गीय दिख रहे हैं, अरविंद मेनन नहीं दिख रहे हैं। वो देखिए, वो मैं आपकी बात से सहमत हूं, बट कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं यूपी और बाकी स्टेट्स के एग्जांपल के तौर पे, तो बीजेपी बहुत मेहनत करती नजर आ रही है 4-5 साल से। हाँ, मतलब संघ काम करता हुआ आपको नजर आएगा। पश्चिम बंगाल में इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी के आने के बाद संघ की शाखाओं की तादाद बहुत बड़ी हुई है, इसमें कोई हाँ, बहुत ज्यादा बड़ी है। मतलब एक बांकुड़ा जिले में मैं कहीं बात कर रहा था किसी संघ के, उन्होंने कहा कि इस जिले में हम सिर्फ 2 या 3 शाखा लगाते थे जब लेफ्ट की सरकार थी, और अब हम कम से कम 150 शाखा लगाते हैं। तो वो ये दावा, क्वांटम शिफ्ट, हाँ, वो ये दावा कर रहे थे। और ये बात है साल 2017 की, मतलब आज से भी और 4 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, खैर, जो मैं बात कहने की कोशिश करता हूं वो ये था कि जो ये एक परसेप्शन बैटल होता है ना, वहां बीजेपी इज बाय डिफॉल्ट ऑपोजिशन। क्योंकि हुआ क्या, जो लेफ्ट के कार्डर्स या जो लेफ्ट के कार्डर दावा करते हैं, लेफ्ट पार्टीज दावा करती है कि उनके कार्डर्स पर बहुत अत्याचार हुआ, लोग कहते हैं बहुत ज्यादा उनके साथ मारपीट की गई, या स्कीम्स का फायदा उन तक नहीं पहुंचाया गया। इस बैटल में लेफ्ट पूरी तरह से हार गई कि लेफ्ट अपने कार्डर तक को डिफेंड नहीं कर सकता, उसको बचा नहीं सकता। इस ऐसे में वो शिफ्ट हो जाते हैं बीजेपी की तरफ। ये हमें देखिए आंकड़ों में ही देखने को मिल जाता है। तब आप ये समझिए कि जिस स्टेट के अंदर लेफ्ट का कार्डर बीजेपी में चला गया, वहां क्या राइज आरएसएस उसके पीछे रीजन हो सकता है? नहीं। उसके पीछे की वजह है एंटी इनकम्बेंसी, नंबर 1, लोगों का गुस्सा। और एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, रिएक्शन है। पहले तो उनके अंदर एक गुस्सा है, जैसे 2011 के इलेक्शन में था डर। That wasn't a pro ममता mandate, that was a anti left mandate। बिल्कुल, पहले तो डर है कि डर है। अच्छा, मैं एक उदाहरण, इसीलिए खुल के बात भी नहीं कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? डर से आता है एक ईर्ष्या आती है, गुस्सा आता है। हाँ, गुस्से से आप रिएक्शन को वोट करते हैं। तो रिएक्शन वो 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या रिएक्शन बीजेपी है। तो दिलीप घोष, आई हैव हर्ड कि मतलब कि ममता बनर्जी भी उनकी बड़ी इज्जत करती हैं, बहुत ही जमीनी मेहनती नेता हैं, इस तरह की बातें। मेहनती जरूर है, सबसे पहला वो। और सबसे बड़ी बात, पुराने हैं। पश्चिम बंगाल में 2015 के बाद अगर आप बीजेपी को देखें तो 15 के बाद की ही बीजेपी आपको दिखती है। 15 से पहले की बीजेपी के नेताओं के नाम हाथ में आप गिन सकते हैं। तथागत रॉय गवर्नर बन गए, दिलीप घोष, एक उनके नेता थे जिनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, वो उनका देहांत हो गया। पुराने नेता कहाँ गए?
सारे नए नेता हैं जो कब आए, या तो कांग्रेस से आए या तृणमूल से अर्जुन आए, सिंह, मुकुल रॉय, वो सारे एकदम- के सारे हाँ। सारे के सारे चला रहे हैं बीजेपी को बेसिकली। और दिलीप घोष पुराने हैं, उनका सबसे बड़ा फैक्टर जमीनी है, कोई दो राय नहीं है। और तीसरा बड़ा फैक्टर, भद्रलोक के नैरेटिव में नहीं फिट बैठते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, क्योंकि कलकत्ता से इतर बंगाल बहुत बड़ा है। सीपीएम कलकत्ता के से शासन इतर ही बंगाल है। सीपीएम का शासन क्या था? सीपीएम के शासन के अंदर होता क्या था कि जीतते आप कंट्री साइड से थे, आपका नेतृत्व सेंट्रिक था कैलकाटा का। तृणमूल के साथ भी यही है, जीतते आप। हो गया। जब हम जमीनी हकीकत कर रहे थे, हम नेता की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं कैसे भाई? सब कुछ तो कलकत्ता में ही सिमट जाता है। एजुकेशन मिनिस्टर कलकत्ता, हेल्थ मिनिस्टर खुद ममता बनर्जी, माइनॉरिटी मिनिस्टर खुद ममता बनर्जी, होम मिनिस्टर खुद ममता बनर्जी। आप कहां स्प्रेड आउट नहीं है ना मामला। तो ये बड़ी बात है कि बीजेपी के अंदर मामला स्प्रेड आउट है। बीजेपी की लिस्ट कब तक उम्मीद की जाए? मुझे तो लग बीजेपी रहा था आज आ जाएगी। आज लेफ्ट की भी आनी है, बीजेपी की भी आनी है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर जब दिया। हम ये आज कह रहे हैं तब हम शुक्रवार की बात कर रहे हैं। 5 मार्च का दिन, 5 मार्च का दिन और कल शुक्रवार का बैठक हुई है बीजेपी के बारे में। हाँ, एक जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं एक इसमें। आखिरी बात बता हाँ, दीजिए, फिर आखिरी आगे बात बढ़ें। बताना बहुत जरूरी है कि सीएम कैंडिडेट को लेकर बड़ा वो चल रहा है कि टीएमसी अटैक कर रही है बीजेपी के ऊपर। चेहरा कौन होगा? बीजेपी अनाउंस नहीं करेगी। बीजेपी कभी अनाउंस नहीं बिल्कुल करेगी। नहीं नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी हर एक फेज का या 2 फेज का लिस्ट एक साथ निकालेगी। क्योंकि द मोमेंट बीजेपी अगर तृणमूल की तरह 291 निकाल दे, वो पूरी बीजेपी का पार्टी स्टाइल ही नहीं है। पार्टी बिखर जाएगी ना। क्योंकि जो बागी शामिल हुए हैं वो तो आस लेकर आए हैं होने के लिए। और मोहन भागवत की जो मुलाकात हुई थी मिथुन जी से, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मिथुन शायद शामिल हो जाए बीजेपी में, शामिल हो जाए। लेकिन सीएम फेस अगेन वो नहीं। बीजेपी एक बार करके देख चुकी है। हाँ, और दूसरा, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो ये भी है कि शायद दादा सौरव गांगुली, जिनका काफी जिक्र- पुरानी चर्चा है काफी वो भी। पुरानी चर्चा है वो भी। पर फिलहाल तो उनकी हेल्थ भी चर्चा में रही थी। हाँ, और ये बड़ी पुरानी राजनीतिक अफवाह है जिसे मैं कहूंगा। जी। चलिए, बंगाल पर हम चर्चा करते रहेंगे। मैदान पर भी आपको मैं और प्रशांत नजर आएंगे बंगाल के विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए।